I want to ask Siddharth sir about PT state. PT related. कहाँ से बोल रहे हो पहले? I'm want to say, Siddharth sir, please tell us about PT related strategy and the way to how we tackle PT, because that is closing to closes. Prelims. अच्छा. Prelims actually Pulkit explained the book list. Your study. My strategy. See, my strategy was exactly that I should, my main aim was I will attempt 100 questions. चाहे मेरे को आए या नहीं आए. For that I developed my intuitive skills. That explain the See, I give many tests. So what happened was after each and every test, मैं कई questions को guess मार लेता था. Just from the options itself. And then I used to analyze कि मैं सही मार रहा हूँ नहीं मार रहा हूँ. मैं क्या चीज़ नहीं सोच के गलत मार रहा हूँ हर टेस्ट के बाद. एंड जब आप बहुत सारे ऐसे टेस्ट दे दोगे ना तो दैट विल कम इन यू innately. That will be your innate quality then. So that was my strategy. Book list is same for everyone. In UPSC one thing is there, what others know you should know that. वो तो basic platform चाहिए. So for that Pulkit explained the books properly. After that 1-2 more things. Just Google the questions. If you Google the questions, there will be many new places that you will know. Like for example जो आपका Republic Day पे मार्च होती है, तो उसके में हर स्टेट अपनी कोई झांकी निकालता है. Every state takes out something. So questions also come from that. मैच द फॉलोइंग दिस, ये किस स्टेट से मैच हो रहा है. सो मैंने सारी वो सब झांकियाँ भी कर ली थी कवर. देन देर इज सम क्वेश्चन जो मैंने डाले, मेरे को 2-3 चीज़ें और मिली. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, यू नो दैट, बट देर इज ऑल्सो टेंटेटिव लिस्ट दैट इंडिया गिव्स टू देम. सो देर वर क्वेश्चन फ्रॉम इवन फ्रॉम दोज टेंटेटिव लिस्ट. सो पुट द क्वेश्चन ऑन गूगल, गिव डेडिकेटेड 2-3 days फॉर दिस. लास्ट 4 साल के पेपर सारे क्वेश्चन गूगल पर डालो, यू नो फ्रॉम विच एरिया इट इज कमिंग. दैट वॉज माई स्ट्रैटेजी. Hi. In mains, we have around 8 or 9 minutes for a question. So how do you write? Like you make a structure first and then write, or like when you are writing, you get the ideas, you just put them in the answer. So what was your strategy like? Okay. So there's a limited time of 8 minutes. Frankly, when you're starting to write, आप पहली बार जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें तो सजेस्टेड है कि आप पॉइंट्स लिखें और फिर उसको आंसर में डालने की कोशिश करें स्टार्टिंग में. बट अगर आप बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे ये आपसे खुद से होने लग जाएगा. द पॉइंट्स विल बी इन योर माइंड, यू डोंट नीड टू राइट देम. एंड फिर आप उसे इम्प्रॉम्प्टो जल्दी जल्दी लिख सकते हैं बिना वो फ्रेमवर्क बनाए. बट हाँ, सर्टेनली वो फ्रेमवर्क को फॉलो तो करना है. आंसर इधर उधर नहीं जाना चाहिए, पॉइंट्स लाइन में होने चाहिए. मोस्ट इंपॉर्टेंट वन फर्स्ट, द लीस्ट इंपॉर्टेंट वन लास्ट. आई लाइक टू ऐड ऑन टू दैट कि यार टाइम लिमिटेशन के लिए मैंने क्या किया था, आई यूज अ स्टॉप वॉच. तो कोई यहाँ पे ऑलरेडी स्टॉप वॉच यूज़ करता है क्या कभी? तो स्टॉप वॉच इज़ अ प्रेटी गुड मेथड. तो जैसे अगर आजकल तो 9 minutes हैं पर क्वेश्चन, तो रफली जैसे ही तुम्हारे 8 minute होने लग जाए ना, जस्ट स्टार्ट कंक्लूडिंग इट. मतलब कोई भी आंसर बीच में छोड़ोगे उससे बेटर है कि एटलीस्ट कुछ कंक्लूजन छोड़ो, मतलब पे छोड़ो. हाँ, तो आफ्टर 8 minutes मेक श्योर कि यार एक बार सवाल, मतलब तुम जब घर पे जाओ आराम से तो शांति से क्वेश्चन पढ़ो और फिर अपना आंसर पढ़ो. मतलब कई बार तो काफ़ी हंसी आती है देखकर कि हमने कितने ऐसे ख़राब से आंसर लिखे हैं, बेवकूफ़ से आंसर लिखे हैं, क्योंकि यू आर नॉट जजिंग. मतलब तुम आंसर ही नहीं कर पा रहे इफेक्टिवली जो पूछा गया. तो थोड़ा और जैसे तुम पढ़ते जाओगे तो तुम यू विल रियलाइज़ कि क्या इसमें लिखना चाहिए था मेरे को. तुम्हें आइडियल आंसर्स दिए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो हर बार परफेक्ट होते हैं, उनसे भी कुछ कुछ गेस आता है. और जितना पढ़ते जाओगे तो कई बार होता है कि क्योंकि टाइम लिमिटेशन है इसलिए एग्ज़ाम में इतना नहीं सोच पाते हो, तो घर जाके काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं कि हाँ ये भी ऐड ऑन करना चाहिए था. वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, एक और चीज़ है असेस करने के लिए, यू कैन गिव इट टू योर फ्रेंड्स. जो फ्रेंड्स हैं आपके साथ, उनसे अपना आंसर पढ़ाओ, उनका आंसर पढ़ो तो समझ में आ जाएगा. शायद उसने कुछ अच्छी तरीके से लिखा हो, वो समझ में आ जाएगा कि बंदे ने क्या लिखा है, मैंने क्या लिखा है और मेरा आंसर कैसा है. और ही कैन ऑल्सो गिव यू फीडबैक ऑन दैट. कमिंग टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, आई वांटेड टू ऐड वन थिंग. अब टाइम मैनेज पेपर के बीच में कैसे करोगे? आई थिंक योर क्वेश्चन ऑल्सो इंक्लूडेड दैट पार्ट. पुलकित ने एक स्ट्रैटेजी बताई है, दैट इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी. व्हाट आई डिड वाज, जैसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है मेरा 9 बजे, ठीक है, और आई डिवाइडेड कि हर क्वेश्चन को 9 मिनट देने हैं. सो आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन व्हेन आई स्टार्टेड द सेकंड क्वेश्चन, अगर 9:10 हो रही है तो मैं क्वेश्चन के स्टार्टिंग में 9:10 लिख देता था एंड यहाँ -1 लिख देता था कि आई एम 1 minute बिहाइंड. द नेक्स्ट क्वेश्चन इफ इट हैज़ टू कंप्लीट बाय 9:18 और 9:19 नो. सो जब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो रहा है, इफ इट इज कंप्लीटिंग बाय 9:17, 9:18, now I have saved that 1 minute, so now I write 0, that I am on time. So for each, and don't make a strategy that after 1 hour you will complete 5 questions. Per question your strategy should be such that after each and every question you are on the right track. So there are some questions in which आपको ज़्यादा कुछ आता नहीं होगा. So in that question if you are -3, you can cover those. You can write that answer in 5 minutes.
So, and one more, and coming to the second question, how to evaluate yourself, I have a suggestion. Write the answer, and after writing your own answer, check the model answer. If you're writing the answer in the morning, check it in the evening, so that your mind frame changes from the one who is writing the answer. You'll get a more evaluated mind frame that time, if you give a time gap. Secondly, make a box in the bottom of your copy, tally with the model answer, and write those points that you have missed with a different pen. So what happens is, after 15 days or 1 month, when you'll see all the boxes, you'll understand that there is one particular domain, one particular dimension that you always ignore. Generally, it is the cultural dimension that people, or environmental dimension. So if you make boxes for each and every question, and after a month you analyze all the boxes, so your mind will open in newer dimensions. So, Sir, from your right corner, from here. right, you're right, my right. You're right. So my question is, sometimes when your preparation is also good and you have got a decent background, it's if few people who can believe themselves, that can back themselves up to be a rank holder. I just wanted to know your personal journey in that space. When did you start believing in it, and how did it go across, especially the last few months from September to March and all? You want me to answer it? Anybody. I'll start. Everybody rather. Okay. I'll just paraphrase your question, because you want to ask the personal journey about this exam. Specific to your belief in getting a rank, I'm sure it didn't happen overnight. You must be expecting closer things. So how did it grow into you? First of all, coming to the first point of belief, see, one thing that is unfortunate and that I think happens in this exam is, this is a bit unpredictable exam. Actually a bit unpredictable exam. मेरे को लग रहा था मैं मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर करूँगा, नॉर्मल स्कोर आया, किसी और में लगता था ज़्यादा स्कोर आएगा, उसमें ज़्यादा कम आ गया. It is unpredictable exam. So my strategy was, I had some backup for me this time. Last time I just gave UPSC. There are two strategies. Some people think you should just focus on one thing. That is actually a very good thing. But the problem is on the D-Day, when you are giving the exam and you don't have any backup, उस दिन डर लगता है बहुत ज़्यादा. Last year when I was writing the exam और मेरे को क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, तो मेरे हाथ कांप रहे थे बहुत ज़्यादा कि यार क्या करूँ, अब क्या होगा मेरा नहीं होगा तो. So this time what I did was, I provided a solid backup for me. So I gave all the exams, SBI PO, CAPF, Indian Forest Service, and उसके बाद मैंने UPSC लिखा था. And this helped me on the D-Day. I was very confident कि नहीं हुआ तो यार चलो कुछ नहीं होता, दूसरे में चले जाएंगे. So the belief is, it is a bit subjective, the exam. Interviews are also a bit subjective. So you should have a good backup. So यहाँ पे कोई 12th standard वाला बच्चा नहीं है, but जो लोग पूछते हैं मुझसे, तो I just say कि don't choose such a graduation that will help you in UPSC. Choose a graduation or choose a field that will help you in your career in itself. Don't use it at a means as a means for a different end. So that was my strategy. And I particularly did not have a backup. I just had my technical education as my backup. I was a graduate from IIT Delhi. So ये था कि ठीक है, बैकअप नहीं है, जॉब तो कर ही लेंगे eventually, right? But if you talk about belief in yourself, belief comes from your preparation. अगर आपकी preparation अच्छी है, you've done what is required via the syllabus and you're on time, you're not lagging behind anywhere, and you think you've covered the syllabus and you know what to write in the paper, then I think you should believe in yourself and leave everybody else behind. आई थिंक जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था 2014 में दिया था, जस्ट आफ्टर कॉलेज, तो मेरी उस टाइम पे 490 रैंक आई थी फर्स्ट टाइम में. एट दैट टाइम लिटरली ऐसा था कि हर स्टेज पे आई वाज सरप्राइज्ड कि मेरा होते जा रहा है. लाइक तो यू काइंड ऑफ डोंट नो, मतलब जैसे मेंस, चलो ठीक है, प्री में तो गेस कर लिया था कि प्री में मार्क्स बन रहे थे, हो जाएगा, लेकिन मेंस में सिलेक्शन हुआ तो थोड़ा सरप्राइज हुआ, यार वाह, मतलब मेंस में सिलेक्शन हो गया है, नाइस, तो ठीक है इंटरव्यू के लिए करते हैं. तो उस टाइम पे ऐसी खुशी थी बस कि चलो एटलीस्ट इंटरव्यू देने का मौका तो मिल रहा है, तो नेक्स्ट टाइम और अच्छे से देंगे. फिर इंटरव्यू के बाद देखा तो रैंक आई 490. तो लाइक आई वाज रियली हैप्पी. मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं फर्स्ट टाइम में इतना रैंक ला पाऊँगा. तो एक्चुअली बिल्कुल इसको मतलब प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है. काफ़ी बहुत मुश्किल है प्रेडिक्ट करना कि आपकी रैंक आएगी या ऐसा कुछ होगा, क्योंकि यू जस्ट गिव योर बेस्ट एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट. क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट में मेरे को थोड़ा लग रहा था, क्योंकि 490 पहले आ चुकी थी, तो आई हैड अ सर्टेन आइडिया कि यार पिछली बार मैं इस लेवल पर था, अब मैं इस बार मैंने इम्प्रूव किया है, इस बार मैंने और सीखा है, तो 490 से बेटर ही आनी चाहिए. बट फर्स्ट टाइम जब आती है तो बहुत मुश्किल है प्रेडिक्ट करना. For example, when question asked that explain the bill,
explain the provisions of a particular bill, Okay. and write the provisions of the bill and explain it, and then suggest the measures. Then sir, what is the best way to write that? First write the provision and then along with that explain it and write the conclusion, or first write the provisions, just 4 or 5 provisions, and then explain it, and in the end you write the conclusion? या जब भी बिल आएगा, कोई भी बिल आएगा, तो सबसे पहले उसका ब्रीफ जब इंट्रो लिखोगे तो उसकी एक स्पिरिट लिख दो कि ये बिल क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। और बिल में जनरली बहुत सारे पार्ट्स बनते हैं, तो उसको बिल्कुल पॉइंट वाइज रखो। बिल का स्पिरिट लिखा सबसे पहले 2 लाइनों में, ख़त्म कर दिया। फिर उसके बाद बिल के सारे प्रोविजंस लिख दिए, 4-5 मेजर प्रोविजंस लिख दिए, 5 मेजर प्रोविजंस लिख दिए। उसके बाद सीधे गए प्रोज पे कि ये बिल क्यों बेटर है, या ये मतलब वाई इज़ इट वेरी गुड, ठीक है। तो बिल के प्रोज लिख दिए कि इससे पहले वाले से ऐसे ऐसे बेटर था। कॉन्स लिख दिए पॉइंट वाइज, बिल्कुल ब्रीफ पॉइंट चल रहे हैं ये। ट्राई टू अवॉइड इज़ एंड द, ये सब कुछ मत लिखो क्योंकि बहुत लेंदी आंसर बनेगा नहीं। तो प्रोज लिख दिए, कॉन्स लिख दिए, और एंडिंग कर दी कि जो हम जनरल एंडिंग होती है हमेशा कि देयर इज़ अ बिल इन द राइट डायरेक्शन, बट डेफिनेटली मच मोर कुड बी डन टू इम्प्रूव इट इन द फ्यूचर। समझ लो, दैट इज़ अ जनरल ट्रेंड विद द बिल्स, जो भी बिल के सवाल है। If you have anything to add. Basically, whenever we are undergoing such sessions or teachers, they are asking us to read this book, read that. But as you said, like you have to read Indian Yearbook, India Yearbook. So for me, the first question is, कितना सब करना है? So let's find a summary of India Yearbook or economic survey. Like let's find a summary. So did you really read India book line by line, or you are just नहीं, जैसे मैंने कहा था इंडिया बुक के सिर्फ स्टार्टिंग का पहले 1-2 चैप्टर ज़रूरी है और बाद के स्टेट वाले, बस दैट्स इट। अगर आपको कुछ और ज़रूरत पड़ रही है तो फिर अलग से उस पेज को पढ़ लो, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। जैसे न्यूक्लियर पावर 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है इंडिया का, तो वो इंडिया ईयर बुक से पढ़ लिया बस। इंडिया बुक पूरी नहीं पढ़नी है, बिल्कुल नहीं पढ़नी है, ठीक है। स्टार्टिंग पढ़ा, एंड पढ़ा, दैट्स इट। इकोनॉमिक सर्वे की समरी मत पढ़ो, मतलब इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ो। इकोनॉमिक सर्वे इज़ वेरी गुड। आई वुड से अवॉइड समरीज, क्योंकि समरी में सिर्फ ऐसे फैक्चुअल चीज़ें दी होती हैं जो अंडरस्टैंडिंग को प्रूव नहीं करती हैं। तो मेंस आंसर राइटिंग में बहुत मुश्किल होता है उनको रिमेंबर करके, उनको वहीं एग्जैक्ट जगह पर लिखना। तो जब चीज़ पढ़ रहे हो तो कोई कोशिश करो कि थोड़ा, जैसे सेकंड ARC है, सेकंड ARC बहुत ही अच्छी है। जैसे एथिक्स है, एथिक्स वाली जो है दैट इज़ वेरी गुड। रिफर्बिशिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वेरी गुड। जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, जो क्राइसिस वाली है, क्राइसिस मैनेजमेंट, दैट इज़ वन स्टॉप सोल्यूशन। तुम्हें डिजास्टर मैनेजमेंट पे और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन उसकी बस समरी मत पढ़ो जो एंड में 4-5 पेजेस दिए हुए हैं। मतलब आई थिंक थोड़ा उससे ज़्यादा बीच का पढ़ना चाहिए। एटलीस्ट एक रीडिंग ले लो, ये नहीं कह रहा कि मैं सब कुछ, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग उससे बहुत अच्छी बनती है, मेंस के आंसर अच्छे लिखोगे। how many times do you recommend to reread it? Because once if I read, I don't think I can remember more than 20%. So how many times do you think that important should be? That's- How much we should be perfect about our reading? Like एक बार पेज पढ़ लिया तो how much we should know that 80%, 90%, 60%? ऐसे कोई परसेंटेज फिगर तो नहीं है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। द अंडरस्टैंडिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मतलब फैक्चुअल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मतलब इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट कोशिश करो कि समझो उसको। तो जैसे मेंस में सवाल आएगा, तो इफ़ यू आर एबल टू राइट फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग, दैट इज़ वेरी गुड। तो अगर मैं नहीं लिख पाता था, जैसे मॉक टेस्ट देता था, लोग जा नहीं पाते। अभी एग्जांपल डुओंग जैसे- है, तो आई डोंट नो, लाइक देयर विल बी लॉट ऑफ endangered like vulnerable animals. So each animal has a significance. कौन सा भी पूछ सकते हैं. So in that case, like in such sections, I think so more than 80-90% should be. यार इसमें ऐसा हुआ था मेरे साथ। तो जैसे मैंने मल्टीपल मॉक टेस्ट दिए, तो पहले वाले में डुगोंग आ गया, मैंने पढ़ लिया, ठीक है, फिर मैं भूल गया, सेकंड वाले में भी आ गया फिर। तो ऐसे अगर आप मल्टीपल बहुत सारे आप मॉक टेस्ट दोगे, वही मैं आपको कह रहा हूँ कि जुलाई मिड के बाद तो आपको 15-20 डेज सिर्फ मॉक टेस्ट देने चाहिए, हर रोज़ हो दो। बाकी I would like to add to his question. इसमें the exam, the syllabus is so wide, तो आपके जो sources हैं बेसिक, उसको लिमिट करना बहुत ज़रूरी है। आप इधर उधर हर जगह से एक चिट्ठा मिल जाएगा, उसको पढ़ लिया, फिर ये पढ़ लिया, फिर वो पढ़ लिया, फिर बेड़सराय चले गए, ये मुखर्जी नगर चले गए, 2-3 किताबें और उठा के ले आए और वो भी पढ़ ली, वो अच्छा नहीं रहेगा। आई थिंक इट्स बेटर दैट what the syllabus says that you have to study this, decide कि I will do this book or this thing for this particular topic and stick to it and go for the revision for that particular book, otherwise so that the knowledge that you've gained by reading that book remains with you. आप उसे revise नहीं करेंगे, it won't be there. जस्ट एक चीज़ एड ऑन करना चाहूँगा मैं इसमें। द थिंग दैट यू वर ट्राइंग टू आस्क वॉज दैट आई अंडरस्टूड इज कि कैसे रिटेन करें, इतना सारा है, ये सब कैसे करें। वन थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट ह्यूमन माइंड इज वी हैव अ वेरी गुड ऑडिबल एंड विजुअल मेमोरी। वट एवर वी सी और हियर वील अंडरस्टैंड दिस। सो आई विल सजेस्ट गो फॉर ग्रुप स्टडीज इफ पॉसिबल।
Because in group studies, what will happen if you are discussing something with a friend, you will have two things. You will see his expressions and you will hear his voice. So at least while you are answering objective type questions, it will definitely strike you. If even once he has said that thing, it will strike you. So if you go for group studies, I think it will be helpful. And because you have good audible and visual memory, you can watch Mrinal videos also. That is why it helps a lot. Besides, even for example, the dugong question, you can check out the animal webpage on Wikipedia or something so that you remember. Uski photo bani rahegi, so then even if you give it 2-3 seconds, you will remember. Interview. What do you want me? It was a very nice experience. You said in brief. See, the preparation for interview starts when you're born. Actually, how you express yourself, how you speak, what is your personality, that you can't develop after means, after December. You should have a personality that reflects in interview. उसमें time लगता है. So अब तो आप कुछ कर नहीं सकते पुराने का है ना. So from today itself, what you can do is, whatever you hear, whatever you read, you should try to express it in a very precise, in a very short way. And as a bureaucrat, you should be concise, precise, and you should speak to the point. So that will help you in interview also. Coming to specifics of interview, you can practice mirror practice. You can record your own interviews, and then you can hear it. You can see your visual expressions. We don't know who sits in the interview board, but my experience with Indian Forest Service interview was, I believe there was one person who had some knowledge about psychology. That's what I felt. So he was reading my expressions and all. So if you go for video recordings, so you can read your expressions. There are some expressions that show humans are in doubt when you frown your eyebrows and all. So you can work on that. So that is an experience. Other than that, if you're talking about interview script, it will take a long time. My home state is Haryana. So Haryana se questions पूछे थे. It won't be relevant for many people here. So I would try to avoid that. But that was my general idea. Should I speak about the interview? Okay. So the interview experience was pretty nice. I had Admiral D.K. Diwan sir. जैसे normally लोगों को लगता है कि it will be a very stress interview or anything. It was very comforting. He was very very comforting. The board was very comforting. जो questions आते हैं आपके normal profile से आते हैं. The things that you should know about yourself. For example, I am from IIT Delhi, so I should know about IIT Delhi. I should know about my home state. I should know about my city. The problems in my home state, my city. I am a chemical engineer. Relate to that. कि chemical engineering कहाँ apply करोगे मध्य प्रदेश में कैसी industries लगनी चाहिए. Everything. Besides that, I think your personal expressions, as he said, your expressions matter, your hand movements matter, the way you sit, the way you keep your hands. For example, if you read up in psychology, if you cross your hands, that means this is a negating posture. If you open your hands and sit, it means I am welcoming any questions and I am truthful to you. So आपके hand movements, आपके postures बहुत matter करते हैं. Besides that, finally, अगर आप उन्हें खुश कर सके and you have a smile on your face at the end of the day, whatever they may ask, I think that will fetch you marks. इंटरव्यू में मेरे 2 इंटरव्यूज़ हुए हैं अभी तक. दोनों में आई हैव स्कोर्ड अराउंड 190. फर्स्ट आई हैड 195 देन 190. लेकिन दोनों का काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस था. पहले इंटरव्यू में जो फर्स्ट इंटरव्यू था उसमें the chairman was like, you don't really know anything, and I'm like, okay, what can I say, ठीक है. And second interview was थोड़ा different. तो उसमें जाते ही मेरा डेविड सर था सेकंड में. फर्स्ट में एच.सी. गुप्ता सर थे. तो डेविड सर लाइक his first comment was very good. He said, मैं ऐसे स्माइल करते हुए एंटर किया तो he was like, you have a very good smile, and so इस तरीके से तो that way I'm not praising myself, ठीक है. तो उन्हें अच्छे से किया. लेकिन उनमें से एक मेरे जैसे बोर्ड में सेकंड वाले इंटरव्यू में एक बोर्ड मेंबर था who was hell bent कि हाँ भाई इसकी तो लेनी है अच्छे से. मतलब तो चाहे कुछ भी बोल दे, मैं इसको पक्का पूछूंगा कि तुमने ये कैसे कर दिया, तुमने ये कैसे बोल दिया. और ये हर चीज़ पे किया ही जा सकता है. तो कोई भी तुम्हारा सीनियर हो तो वो कर सकता है ऑफ कोर्स. बट द मेन थिंग इज़ कि यू डोंट गेट साइक एट इट, या यू डोंट फील फ्रस्ट्रेटेड कि हाँ भाई उसने अगर कुछ कहा है मेरे बारे में नेगेटिव तो तुम बहुत बुरा फील करने लग जाओ अपने बारे में. ठीक है, देयर आर ऑलवेज पीपल जो ऐसा कहेंगे. तो जब वो मुझसे सवाल पूछ रहा था तो मैं अपना बिल्कुल काम टोन में ही रिप्लाई कर रहा था कि अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ दिस एंड दिस आर द थिंग्स. तो लाइक नहीं ये तो बिल्कुल नहीं होगा. तो फिर वो खुद ही बोलते जा रहा था. तो मैं ठीक है, अगर वो बोल रहा है तो उसको बोलने दो. डोंट इंटरप्ट इन बिटवीन. कुछ सवाल पूछे तो वही बोलना, नहीं तो बोलना नहीं है. ठीक है.
There are these people who try to annoy you also at times. For example, I had in my interview, I had this guy who was sitting right next to me and he did this. And he did this. And वो ऐसे लेट गया मेरे लिए. So, अब now it's obviously distracting if you're answering somebody else and वो ऐसे जोर से yawn करता है और बैठ जाता है ऐसे. But eventually, as I said, if you have a smile on your face and you try to ignore that works for you. Don't get distracted. They try to distract you. हमें लगता है कि इंटरव्यू को बहुत सीरियसली लेंगे, लेकिन मेरे पहले वाले इंटरव्यू में भी ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं लोग साइड में और ऐसे पकौड़े आ रहे हैं, पीछे पकौड़े खा रहे हैं. कोई मतलब नहीं उनको मैं क्या बोल रहा हूँ. तो द पॉइंट इज ठीक है, जस्ट कंटिन्यू, डोंट फील डिसहार्टेंड अबाउट इट. सर एक मेंस का आंसर राइटिंग का फॉलोअप क्वेश्चन है. ये है कि व्हेन आई मेक द कंक्लूजन ना, आई फील कि जो पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी पहले प्रेजेंट कर दिए थे वो भी बहुत ब्रीफ में लिखे थे, 4-5 वर्ड्स में एक पॉइंट था. अब 4 पॉइंट्स प्रोज में लिख दिया, 4 कॉन्स में लिख दिया. अब प्रॉब्लम ये आ रही है, आप लोगों ने कहा कंक्लूजन थोड़ा अच्छा कंक्लूजन होना चाहिए, कंक्लूजन से फ़ायदा होता है, मगर कंक्लूजन की उन 2-3 लाइनें वो तो रिडंडेंट लगती हैं. ऐसा लगता है कि जो मैं पहले ही लिख चुका हूँ अब मैं उन्हीं पॉइंट्स को फिर से कंक्लूजन में लिख दूँ क्या, या वो मतलब कुछ वैल्यू एडिशन तो हो नहीं रहा उस कंक्लूजन में. You can give something futuristic or probably जो पूछा गया है आंसर में, try to say that hence that I have concluded this. और if it's not required then probably ज़रूरी ज़बरदस्ती डालने की ज़रूरत नहीं है. But अगर आप कुछ फ्यूचरिस्टिक दे सकते हैं या आप बोल सकते हैं कि मैंने प्रूव कर दिया है, फिर मैथ्स में हम इवेंचुअली लिखते हैं ना hence proved, this is proved. So I gave you all these points, hence I have made my point. If anybody हाँ भाई, माई समरी वॉज ऑलवेज दिस, जैसे मैंने बिल के लिए बताया कि देयर इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन बट देयर इज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट. मतलब ऐसे इसी को मैंने घुमा फिरा के ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में ये लिखा है एंड आई थिंक ठीक है, इट वर्कड आउट. इट्स बेसिकली मोर ऑफ कि तुमने फाइनलाइज कर दिया, तुम्हारा आंसर खत्म हो गया है, यू हैव गिवन टाइम. ऐसा नहीं है तुम्हारा टाइम मिसमैच. और एक चीज़ और है इसी पे लास्ट बस ये है कि जब प्रोज एंड कॉन्स लिखते हैं तो सारे प्रोज शुरू में लिखें फिर सारे कॉन्स सेकंड में लिखें, ऐसे लिखें, या फिर पहला प्रोज लिखें फिर उसका सॉल्यूशन लिखें फिर प्रोज लिखें फिर उसका सॉल्यूशन लिखें. आई मीन प्रॉब्लम सॉल्यूशन या प्रॉब्लम सारी एक साथ फिर सॉल्यूशन सारे एक साथ. सी द प्रेजेंटेशन शुड बी वेरी ईजी टू रीड, क्योंकि चेकर के पास टाइम नहीं है, हर एक इतनी सारी कॉपीज़ है, कौन टाइम लगेगा. तो मेक इट वेरी क्लियर. प्रोज 1 2 3 4 थोड़ा सा अंडरलाइन कर दो ताकि बहुत सिंपल हो, उसको बस अंडरलाइन वाला पार्ट पढ़ना पड़े एंड यू कैन मूव फॉरवर्ड जल्दी जल्दी. यू डोंट ट्रबल हिम. तो मेक राइट इन हेडिंग्स ओनली, सब हेडिंग्स होनी चाहिए, दे आर वेरी जरूरी, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू. He has chemistry too, by the way. So I think it's a very scoring optional first of all, but you have to study a lot in it. So the basic strategy would be, is it your first attempt? So it would be कि आप अपना जो core होता है, जो basic पढ़ाया, या maybe if you're following some notes or whatever, जो basic core है वो अच्छा करो, और उसके बाद अगर ये हो गया है अच्छा and you understand, then run after the periphery. Don't run after the periphery in one subject while missing the core. Okay. Yeah, I think we'll do it after class. After class, because Yeah. everyone is for GS, right? Yeah. One question for sir. You said that you went through Coding Finance Commission. So did you read the entire report? अच्छा नहीं यार, उसमें कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं. तो पर्टिकुलर चैप्टर्स का मैंने चैप्टर्स की हेडिंग वाइज देखा, रेलेवेंस देखा, फिर उसके बाद पढ़ा. यार वैसे तो बिल्कुल याद नहीं है मेरे को. आई रेड दैट लास्ट ईयर, उसके बाद आई डोंट रिमेंबर. सर वो आपने कहा कि you used to write answers or insights. तो आपका handle ऑन इनसाइट्स नहीं, फ्रॉम इनसाइट्स, ऑन कॉपी मतलब कॉपी भी लिखता था वहाँ, ऑनलाइन नहीं लिखता था वो. यार कभी कभार होता था, बिकॉज एक्चुअली मेरे को राइटिंग स्पीड ये सब भी इम्प्रूव करना था, तो इनसाइट्स पे ज़्यादा नहीं होता था, बहुत कम ही होता था. तो गोलू नाम है, गोलू नाम से होंगे कई आंसर्स, मैं पुराने पढ़े हूँ. सर See, I won't say कि coaching is not at all useful. I won't say that. But it depends on person to person. कई लोग होते हैं they can study alone, they can use the resources and they can study. कई लोग होते हैं जो बिल्कुल अकेले आते हैं बाहर से and they don't have any guidance. ऑनलाइन यूज़ करने में उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता इतना, बिकॉज दे नीड सम ग्रुप, दे नीड सम पीपल. क्योंकि हमारी साइकोलॉजी ऐसी होती है जब हमें लगे कि और भी लोग हैं
तो उन लोगों के लिए मैं कोचिंग सजेस्ट करता हूँ, बिकॉज इफ़ यू गो टू अ कोचिंग एटलीस्ट यू नो दैट यू आर इन द राइट डायरेक्शन, एंड कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पेपर. सो दैट कोचिंग कैन प्रोवाइड यू दैट कॉन्फिडेंस. अदर देन दैट, इफ़ यू हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ, देन आपको मोस्टली सारा मटेरियल नेट पे मिल जाएगा. मृणाल एंड विजन एक्चुअली दे आर वेरी एग्जॉस्टिव, बहुत कुछ कवर कर देते हैं लोग. देर आर सम थिंग्स ऑन विच कोचिंग बिकम्स इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अगेन, लाइक एथिक्स. एथिक्स के पेपर में वी फील कि यार नहीं पता क्या लिखें कैसे लिखें, तो हाँ उस पेपर के लिए ले सकते हैं. बट यार हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पेपर 2, पेपर 3 ये सब एनालिसिस बेस्ड है बहुत ज़्यादा, एंड यू हैव सो मच मटेरियल अवेलेबल ऑनलाइन दैट आई डोंट थिंक कोचिंग इज दैट इंपॉर्टेंट नाउ. लाइक यहाँ पे ओपन सेशंस हो रहे हैं, तो विजन ऐसे बहुत सारी कोचिंग जो ओपन सेशन वगैरह कराए थे, यू डोंट हैव टू गो डायरेक्टली टू अ कोचिंग. सो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. आई वुड सजेस्ट उसका वैल्यू थोड़ी कम हो चुकी है, काफ़ी कम हो चुकी है इनफैक्ट. सर Yeah, that is only, you get a direction and you have the confidence that you are moving in a direction in which other people are also moving with you. सर इन मेंस हाउ, मतलब कितने क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मालूम ही नहीं होता है सारी तैयारी के बाद, जो हमें वहाँ फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने हैं. आपके साथ कितने हुए, आप तीनों लोग के साथ सर कितने ऐसे क्वेश्चन थे जो आपने फर्स्ट टाइम ही वहाँ पे अटेम्प्ट किए थे? यार फैक्चुअल क्वेश्चंस में ये डाउट आ सकता है कि यार फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं, लाइक आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट पे आ गया, उस पर हो सकता है. बट एनालिटिकल क्वेश्चंस तो दे डोंट एक्सपेक्ट कि आपको पहले से पता है. द एक्सपेक्टेशन इज हाउ यू थिंक. सो आई जस्ट से कि फैक्चुअल क्वेश्चन ऐसे कम ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते. तो ऐसा नहीं होता कि आपको नहीं आएगा जनरली, पर होते हैं हर पेपर में. जैसे साइंस एंड टेक के क्वेश्चन आ रहेंगे कुछ, GPS एंड समथिंग, देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन दैट. सो हाँ उन क्वेश्चंस में देयर इज अ डाउट कि मे बी यू डोंट नो, मे बी यू नो, बट एनालिटिकल क्वेश्चंस में देयर शुड बी नो डाउट. यू शुड एनालाइज फ्रॉम वेरियस लाइक द डायमेंशंस जो मैंने आपको बताए हैं. जस्ट थिंक ऑन दोस डायमेंशंस. सर कितने % ऐसा होता है, मतलब 20 क्वेश्चंस में अगर जीएस का एक 20 को 2 कर लो, 10% हो गया, 10%, है ना. ओके यहाँ पे फिर बहुत डाइवर्स व्यूज है, क्योंकि पुल के बिल्कुल नोट्स नहीं बनाता था मैं, बिल्कुल प्रॉपर नोट्स बनाता था, और मैम भी बनाती है सारे नोट्स. सी देयर आर 2 टाइप ऑफ नोट्स. इंपॉर्टेंस, आई थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है. वाई आई थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज जब आप रिवाइज कर रहे होगे इट विल हेल्प यू अ लॉट. सो इसलिए वो इंपॉर्टेंट होता है. कंसाइजली एक जगह आते हैं सारे नोट्स, तो क्या होता है कि आप पेपर में रिप्रोड्यूस करना बहुत ईजी हो जाता है. मैंने अगर वुमेन इशू पे नोट्स बनाए हुए हैं और वुमेन पे कोई क्वेश्चन आ गया, तो आई हैव 10-15 पॉइंट डायरेक्टली जो मैंने पढ़े हैं पेपर के एक दिन पहले रिवाइज करके गया हूँ मैं सारे. एंड एक्चुअली द थिंग इज, जो लोग कहते हैं लास्ट 1 वीक की स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है इस पेपर में, बिकॉज फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट इन यूपीएससी पेपर. तो लास्ट 1 वीक में आप सारे अगर नोट्स रिवाइज कर लेते हो एंड दैट कम्स इन योर पेपर, तो ऑब्वियसली मेरे को लगता है कि फ़ायदा होगा. कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन दैट शुड इमर्ज फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू मेक नोट्स करके, है ना, यही पूछने वालों शायद. आई मेड हार्ड कॉपी नोट्स. मैम आप सॉफ्ट कॉपी नोट्स, तो अच्छा है आपको डाइवर्सिटी मिल जाएगी यहाँ पे. नहीं ऐसा मैंने नहीं करा यार, ऐसा नहीं करा मैं. व्हाट आई डिड वाज आई मेंटेन्ड अ प्रॉपर कॉपी. मैं इंडेक्सिंग बहुत अच्छे से करता था. मेरा मतलब जो आ रहा है मैं लिखता जा रहा हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. बट इंडेक्स में मैंने मान लिया वुमेन के आगे पेज नंबर 1, पेज नंबर 5, पेज नंबर 11. तो जब मेरे को वुमेन इशू पढ़ना है तो सीधे पेज नंबर 1 पे गया, पेज नंबर 5 पे गया, पेज नंबर 11 पे गया. सो माई स्ट्रैटेजी वॉज फ्रॉम टॉप डाउन अप्रोच. बॉटम में तो जो आ रहा है लिखते जाओ, और जब पढ़ रहे हो तो टॉप इंडेक्स को देख लो सीधे. सो माई वॉज टॉप डाउन अप्रोच वाइल मेकिंग नोट्स ऑन हार्ड कॉपी. सॉफ्ट कॉपी इज बेटर. सर soft copy is generally better because you can edit it and add things whenever you want. Besides ऐसे जिस विजन का डिजिटल अवेलेबल होता है, you can just clip it and put it there. तो वर्ड में ही काट के डाल दिया, उसी में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, टाइप करने की ज़रूरत नहीं है. आई लाइक टू से कि मतलब मैं नोट्स क्यों नहीं बनाता था. तो स्टार्टिंग में जब मैं नोट्स बनाता था तो आई हैव दिस प्रॉब्लम कि जब मैं रिविजन जो नोटबुक्स होती है ना, तो आई रियली कांट रिवाइज देम. मतलब आई रियली गेट बोर्ड ऑफ माई ओन नोट्स. तो मतलब आई स्लीप एज सून एज आई सी कि मैं कुछ बुलेट पॉइंट्स लिखे और मैं उनको रिवाइज कर रहा हूँ. तो ठीक है, तो रिवीजन थोड़ा मुश्किल हो जाता था. तो मैं हमेशा कभी रिवाइज ही नहीं कर पाता था. तो मेरे को लगता था फिर मैं नोट्स क्यों बना रहा हूँ, मैं रिवाइज नहीं कर रहा हूँ. इसमें एक और काफ़ी मेन चीज़ थी, मैं पहले ऑब्जर्व किया जब मैं नोट्स बनाता था, तो व्हाट आई यूज्ड टू टेल टू माई माइंड कि यार बाद में रिवाइज करेंगे, ठीक है अभी पढ़ लिया है नॉर्मल, तो वो इतना रिटेंशन नहीं रहता था. लेकिन जब मेरे माइंड को पता था कि भाई बाद में रिवाइज वाइज कुछ नहीं है, जो है अभी याद कर लो जितना हो सकता है, तो माइंड एक्चुअली यूज टू स्ट्रेस अ लॉट की और वो ज़्यादा याद रख सके. समझो, तो इससे काफ़ी इफेक्ट आया था. एंड एक होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है इससे, और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है. तो और रिवाइज कर मतलब तो थोड़ा इजी हो जाता है फॉर पीपल जो नोट्स नहीं बना पाते हैं, जिनके लिए थोड़ा मुश्किल रहता है. तो दैट कैन एक्ट एज अ गाइडेंस. Sir, in general, in mains and interview,
what they are expect from the aspirant. Then as you did in your mains, uh, uh, can you expect can you say what they are expect from us? And in interview, what are the how you did depends on your performance in your interview. Then what are the things fetched you the more marks? Can you guess and tell us? सी एक्चुअली ये जो एग्ज़ाम है ये प्रॉपरली अच्छे से सिंथेसाइज्ड है. अब आप देखेंगे प्री इज़ अ टेस्ट ऑफ रिकग्निशन. यू रिकग्नाइज अमंग दीज 4 ऑप्शंस तो आपका आ गया. मेन्स में इट्स अ टेस्ट ऑफ योर आर्टिकुलेशन, हाउ वेल यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन एंड व्हाट कंटेंट यू हैव विथ योर आंसर्स. एंड the interview process is more of a test of how you are able to explain and articulate at the same time, not in written, while speaking to you, in how you are able to build up a conversation and what your personality is like and whether your orientation towards the civil services is correct. Actually that is the main thing. The other thing that I want is basically they're just trying to know your thinking process. मेरे को ऐसा लगता है. आप कोई क्वेश्चन उठा के देखो तब भी, एंड इंटरव्यू में भी जैसे मेरे से कोई क्वेश्चंस पूछे थे कि फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ जाट सपोर्ट द जाट रिजर्वेशन इशू. सो आई सेड सर आई डोंट नो द टेंजिबल पॉइंट्स बट आई कैन थिंक क्या होगा, एंड दे वर वेरी इंटरेस्टेड कि येस थिंक अबाउट इट. फॉरेस्ट में भी ऐसे क्वेश्चंस थे कि मेरे को फैक्चुअली नहीं पता था, बट आई टोल्ड देम सर आई कैन टेल यू माई थिंकिंग प्रोसेस, हाउ एम आई थिंकिंग, एंड आई वाज अवॉर्डेड वेरी गुड मार्क्स इन फॉरेस्ट इंटरव्यू फॉर दिस. सो बेसिकली आई थिंक इट्स योर एनालिटिकल स्किल्स. एंड जो मैम ने बोला बाकी प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू तीनों अपनी एक स्पेसिफिक डोमेन है जो आपको चेक करना चाहते हैं. जैसे बहुत ही जनरल सवाल है आज. आई थिंक मतलब क्या एक्सपेक्ट करना है काफ़ी मुश्किल है कहना, बट आई वुड से कि बस एक क्यूरियस माइंड रखो. जितना ज़्यादा चीज़ें जानना चाहते हो, जितना अच्छे से करोगे, जितना एंथुसियाज्म से करोगे उतना अच्छा रहेगा. अच्छा इंग्लिश. कीप अ क्यूरियस माइंड, राइट. तो कीप थिंकिंग अबाउट द थिंग्स, हाउ कैन यू चेंज थिंग्स अराउंड यू, हाउ कैन यू वर्क बेटर. सो जस्ट दैट मेनली. Ethics. For ethics, I used the lexicon, Chronicle Lexicon. Chronicle Lexicon की book is very good. And apart from this, I used Gaurav Agarwal's sir's notes. मतलब उन्होंने ethics की आंसर राइटिंग थी उनकी विजन में, उसके मॉक टेस्ट अपलोड किए हुए हैं, एंड ही हैज़ रिटन वेरी गुड आंसर्स. तो उससे आंसर राइटिंग का बहुत आइडिया पता चलता है, हाउ डू यू राइट आंसर्स. तो यू कैन रेफर टू गौरव अग्रवाल सर्स लाइक आंसर शीट्स, वेरी गुड. Same, I refer to lexicon. Besides, I was taught by KM Pathi sir, so I referred to his blog and his slides for ethics. And besides that, I think ये सब जो material होता है, it's the orientation is the same. For example, आप किसी भी एक आप कोचिंग से पढ़ो, you have to understand कि जो words लिखे हैं syllabus में आप उसका मतलब समझ पाते हैं या नहीं. आप कहीं से भी पढ़ें eventually. And finally, answer writing is very important ethics में भी, क्योंकि you have to explain what you understand. These are qualities that you have to express that you know. So the expression part is important. Same, lexicon is a good book. NCERT is specifically prepared to make understanding of a topic very simple. For some topics I'll say NCERT is important, like geography बहुत important है, and history के लिए जो old NCERTs हैं they are very good, ancient, medieval और modern. वो इतनी important नहीं है. मैंने इसलिए करा था वो because I was also targeting IFS. उसमें prelims का कट ऑफ ज़्यादा जाता है, तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था वो. And fine arts की NCERT है, that is a good NCERT. Other than that I don't think और NCERT कोई important. अच्छा, पोस्ट इंडिपेंडेंस की भी पढ़ सकते हैं. मैंने नहीं पढ़ी थी, बेसिक मेरे को आइडिया था उसका, बिपिन चंद्रा पढ़ी थी. ज्योग्राफी की तो फिर भी मेंस में भी हेल्प कर सकती है. एटलीस्ट जो एनसीईआरटी में सारे डायग्राम्स है वो सब डायग्राम्स तो आपको आने ही चाहिए. जिस तरह से उन्होंने सिंक्रोनाइज करा हुआ है, तो वो जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की जो 5 पॉइंट्स है, अगर आप वैसी हेडिंग से लिखोगे पेपर में तो इट इज़ गुड इनफ. फॉर ज्योग्राफी वी कैन रीड दैट, अदरवाइज ज्योग्राफी के लिए पढ़ना, उसके लिए भी पढ़ना, हिस्ट्री के लिए भी. हिस्ट्री के लिए भी ओल्ड एनसीईआरटीज इज़ गुड, बिकॉज कल्चर में जैसे भक्ति मूवमेंट, सूफिज्म, तो इस पर बहुत अच्छा एनालिसिस है एनसीईआरटीज में. सो एनसीईआरटी हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट. आर्किटेक्चर के लिए भी फाइन आर्ट्स वाली एनसीईआरटी आई फाउंड इट नाइस, बिकॉज फोटोज़ वगैरह अच्छी बनी हुई है उसमें, याद हो रहा है. अच्छा है. I think it's even nice for the social issues. There are 2 NCERTs. There's one that is very important because the globalization part and everything is explained well there. And besides, examples अच्छे हैं वहाँ पे.
August 7 is prelims exam. So before 1 month, how to prepare for prelims, for revision wise? So basically my strategy was always to emphasize more on revision, right? So if it's August 7th, I would start 2 months before, for sure. Finish up my syllabus within 45 days, give another 15 days for revision, and give another 5 for another revision of whatever things that I don't have. So 2 to 3 revisions. In the last 30 days, like mostly I used to give only mock tests. So mock test में जो भी मिसिंग होता था पार्ट, सपोज पॉलिटी में कोई क्वेश्चन नहीं आया तो मैंने उसी टाइम पॉलिटी की बुक खोल के देख लिया. आई लाइक ओपन द पॉलिटी बुक देन एंड देयर ओनली, एंड आई यूज टू सी द आंसर ऑफ द और समथिंग बिलो एंड अबव दैट आई यूज टू रीड. तो बट मोस्टली इट वॉज सेंटर्ड ऑन मॉक टेस्ट एंड देन एनालाइजिंग द मॉक टेस्ट की वेर एम आई मिसिंग ऑन थिंग्स. दैट्स अ रिविजन. यार मैं तो 100 अटेम्प्ट करता हूँ हमेशा, बिकॉज आई टोल्ड यू प्रोबेबिलिटी वाइज भी आपको करके दिखाया मैंने. सो आई अटेम्प्ट 100. ये लोग शायद ज़्यादा अच्छे से. I used to attempt very miserly, so मैंने बहुत कम attempt किए थे, but they were all correct. The accuracy was very nice. So I attempted only 86. Yeah, but the accuracy was good. I'm somewhere in the middle, तो थोड़ा guesses भी चलेंगे around. So 90, around 90 is a decent numbers. तो vary करता है from person to person. Select whatever you want. Yeah, that was difficult इस बार. मतलब हाँ मेंस में साइंस एंड टेक में थोड़े नए क्वेश्चन थे ना, मतलब उसी टाइम पे सोचना पड़ा था, बनाना पड़ा था. लाइक मतलब मैंने जो किया था, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैंने पढ़े नहीं हुए थे वो पहले से, तो उसी टाइम पे जो कॉमन सेंसिकली लग रहा था कि वर्ड्स जो उसमें लिखा है उसका मतलब क्या होगा, तो उन्हीं मीनिंग को सोच कर वहीं पे आंसर बनाकर वही लिखा. छोड़ा नहीं क्वेश्चन, लेकिन वही लिखा था. हाँ मतलब कॉमन सेंस वही वर्ड्स जो थे. Some of them were predictable. For example, जो geostationary या something that was predictable. That is very common knowledge that you should have. आप बेसिक तो प्रिडिक्ट कर ही सकते हो. फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रोसैट आई है तो एस्ट्रोसैट तो शायद पूछ ही सकते हैं. अभी अगर मार्स पे मंगलयान भेज देंगे तो वो तो पढ़ के ही जाना चाहिए ऑब्वियसली. सो सम ऑफ देम आर वेरी प्रिडिक्टेबल आई थिंक. तो आप जो बेसिक टॉपिक्स आपको लग रहे हैं कि ये तो हाईलाइट है यार, इसरो ने ये किया है इस साल, ये तो एक जगह कहीं पे लिख के रख लो और एक फाइल में प्रॉबेबली पढ़ के चले जाओ. आई हैड डिजिटल नोट्स ऑफ दिस. जो भी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है वो तो ऑब्वियसली होना ही होना चाहिए. तुम गाने वाने सुन लिया करो. इस न्यूज़पेपर से बनाने में नोट्स ये मतलब बोरियत हो सकती है, बट क्यों होती है बोरियत? आप नोट्स बनाते हो तो एकदम वैसे नोट्स बनाते हो क्या जो जब आप नोट्स बनाओ दो चीज़ें होती है. देयर आर टू थिंग्स. जब भी आप कोई आर्टिकल पढ़ो, वन आर नॉर्मल पॉइंट्स जो आप खुद बैठ के आँख बंद, व्हाट आई यूज्ड टू डू इज पेपर पढ़ा, आँख बंद करके सोचा मैं खुद क्या सोच सकता हूँ इसके बारे में, उसको नहीं लिखता था मैं. जो चीज़ बच जाती थी उसको लिखता था. सो इफ़ यू आर ट्राइंग टू राइट न्यू थिंग्स तो बोर नहीं होना चाहिए. बट सर उसमें अगर ऐड ऑन करना होता है तो हार्ड कॉपी में प्रॉब्लम हो जाती है. वही तो मैंने बताया आपको. मेरी अप्रोच थी बॉटम अप्रोच. जो भी आ रहा है मैं कॉपी में लिखता जाता था. आफ्टर अ वीक में इंडेक्स बना लेता था. लाइक मैंने अगर GM जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं उसको पेज नंबर 5 पे लिखा है, पेज नंबर 11 पे लिखा है, पेज नंबर 80 मैं लिखता जाऊँगा और आखिरी में इंडेक्स में GM क्रॉप्स पेज नंबर 5, 11, 18 उसके सामने लिख दूंगा. तो जब GM क्रॉप्स पढ़ना होगा सीधे वो पेजेस खोले पढ़ लिया. बोर होने का तो यार देखो उसका कैसे बता सकता हूँ. क्योंकि सर बहुत ज़्यादा हो जाता है ना नोट्स पेपर से अगर लिखने में. हाँ होता है यार, सच है. रिवीजन किया था आप लोग, मतलब कि रिवीजन कर पाते हैं वो, क्योंकि 6 घंटे 3 घंटे के 2 स्लॉट्स में एग्जाम देते हैं. इज इट प्रैक्टिक आप लोगों ने किया था रिवीजन ऑन द नाइट को? कितना वो था? आई अंडरस्टूड. यू वांट टू आंसर? मतलब उस पर हम ये सोच के जाएंगे रिवीजन नहीं कर, मतलब आज मैं जो नोट्स बना रहा हूँ कर भी पाऊंगा उनको एग्जाम वाले टाइम रिवाइज? यार क्यों नहीं कर पाऊँ? सी आपको अभी आपका नाम क्या है? प्रशांत. प्रशांत, अगर आपको अभी से पता है कि यार दिसंबर में मेंस आएंगे और मेरे को 2 दिन में सब कुछ रिवाइज करना है, ये आपको अभी से पता है ना, सो यू कैन स्ट्रैटेजाइज इट अकॉर्डिंगली. अभी से आपने पूरी स्ट्रैटेजी बना ली मैं कैसे कैसे रिवाइज करूँगा.
तो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको लग रहा है कि मेरे को उस टाइम रिवाइज नहीं करनी चाहिए तो उसको पहले ही रिवाइज कर लो। जो लगे वो 2 दिन में चीज़ें भूल जाता हूँ, लाइक साइंस एंड टेक की कोई टेक्निकल टर्म्स होंगी वो सब उस दिन रिवाइज कर लेना। आप लोगों ने किया था रिवाइज तब? रिवाइज तो यार मतलब क्या करेंगे मतलब आप 7-8 बजे तो वापस आते होंगे शायद, पहुंचते होंगे उस दिन? मैंने क्या था, मेरा जो एग्जाम सेंटर था उसके पास में होटल ले लिया था तो मैं तो 10 मिनट में पहुंच जाता था रूम वापस। और यार रिवाइज करना एक्चुअली यूपीएससी में फ्लो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक मैं और पुलकित अभी बैठे थे यहाँ पे एंड हमने एक क्वेश्चन देखा मेंस का और हमें लगा यार कितना फाइटर क्वेश्चन है, समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखना है। दैट वाज बिकॉज वो फ्लो टूट गया था 4 महीने का। 4 महीने इज अ बिगर टाइम बट फ्लो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक हफ्ते भी या 15 दिन भी आप रिवाइज कुछ मत पढ़ो 15 दिन और फिर देखो आप अगले दिन न्यूज़पेपर के क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करो। जब फ्लो टूट जाएगा आपको तो यू विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट। सो टू मेंटेन दैट फ्लो हाँ मैं प्रॉपर रिवाइज कर रहा था पूरे टाइम। फॉर एग्जाम्पल आई हैड स्टफ मेड, मतलब जैसे आपका GS 1 2 3 4 पेपर होता है, आई हैड फाइल्स मेड कि ये GS 1 है, ये GS 1 पेपर के दिन उस दिन पहले पढ़ के जानी है। दिस इज़ माई डिजिटल फाइल। अगर नहीं पढ़ पाई तो आई गेट इट प्रिंट आउट एंड रीड इट इन द कैब व्हेन आई एम गोइंग टू गिव द पेपर एंड आई रीड इट इन द मेट्रो व्हेन आई एम कमिंग बैक। तो 7 बजे आ रहे हो तो 2 घंटे ट्रैवल करके भी तो आ रहे हो, मेट्रो में क्या कर रहे हो? हेलो मैम, लाइक मैम हियर आपने लाइक टिल प्रीलिम्स कोई प्रैक्टिस नहीं है आंसर राइटिंग की, मतलब लिया नहीं है आपने इन द सेंस। सो प्रीलिम्स के बाद मतलब कितना टफ होता है लाइक 3 महीने में कोप अप करना लाइक आंसर राइटिंग? आई वुड से काफ़ी टफ होता है, मतलब बिकॉज आई हैड प्रैक्टिस राइटिंग आंसर्स बिफोर प्रीलिम्स सब्सटैंशियली। आप स्टार्ट बट यू हैव टू मेक अ स्टार्ट, सो यू शुड स्टार्ट, यू कैन मतलब गो इंक्रीमेंटली। पहले आप आधा घंटा लिख के देखो, उसके अगले दिन 1 घंटा लिख के देखो, फिर आप 3 घंटे में लेके जाओ इसको स्केल अप करके। देन व्हेन यू आर गिविंग द अपियरिंग फॉर द पेपर्स, आप 2 पेपर एक साथ दो, बीच में लंच ब्रेक लो, दूसरा पेपर तो देखो 6 घंटे लिखने में क्या हालत होती है, समझ में आ जाएगा। दैट्स हाउ यू गो। बट देन इफ़ यू आर नॉट डन इट टिल प्रीलिम्स तो आपको जल्दी करना पड़ेगा। इवेंचुअली हैव टू हरी अप विद इट बिकॉज इफ़ यू गो इन टू द मेंस एग्जाम विदाउट राइटिंग अ पेपर, द 3 महीने का जो प्रिपरेशन है उसका कोई खास फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि आप लिख नहीं पाओगे। यार उसमें जनरली वैसी चीज़ें होती है, जैसे आई हैड केमिस्ट्री सो आई हैड टू रिवाइज द फॉर्मूलाज या जो वैल्यूज़ होती हैं, हमें प्रॉपर डिजिट्स रटने होते हैं। सो आई हैड दैट यू कैन रिवाइज बट एल्स ज़्यादा नहीं। क्या मैं तो मतलब रिवाइज कर जब बैठा था क्लास में घुसा तब भी रिवाइज करते हुए जा रहा था। तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी है, डिपेंड्स यार। कई लोगों का होता है कि यार पेपर के पहले नहीं पढ़ेंगे पैनिक हो जाएगा एकदम से। अब मेरा ये रहता था रिवाइज करता था और आखिरी में जैसे ऐसे लिखने गया हूँ तो आंखें बंद करके पूरा GS 1 GS 2 GS 3 GS 4 का सिलेबस मन में लिया आया ताकि सारे डायमेंशंस खोल लूँ मैं अपनी। तो डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। रिवाइज कर रहे हो गुड, नहीं कर रहे हो तो इट डिपेंड्स ऑन यू, हाउ कैन यू मैनेज थिंग्स। एक्सक्यूज मी सर जैसे मेंस में आंसर लिखते हैं तो सर जैसे सपोज द क्वेश्चन हैज़ 3 पार्ट्स, so like advantages, disadvantages, pros, cons or anything. So do we need to make a clear cut demarcation or we need to write in continuity? जैसे कि suppose we wrote intro, then directly we can write okay pros, then cons, then write point form. ऐसे करना है या we need to give a your aim is to make the things very convenient for the examiner. So demarcate कर दो, it will be easier for him to read. उसको दिख जाएगा ना एडवांटेज, आपको 5 पॉइंट पता है, आपने पॉइंट लिख दिया बस खत्म। It will be good for him. You have to make him happy. So you no need like a separate continuity के इतना टेंशन नहीं। It depends on question. अब मान लो कोई एथिक्स का क्वेश्चन है फिलोसॉफिकल थोड़ा सा, जिसमें अगर आप पॉइंट फॉर्म में करोगे तो कंटिन्यूटी टूट जाएगी, तो राइट इट इन पैराग्राफ फॉर्म। जस्ट बिलीव इन द विजडम ऑफ द एग्जामिनर। ऐसा नहीं है कि वो फूल हो जाएगा पॉइंट फॉर्म से, उससे ही जस्ट हैज़ टू बी कंटेंट कि नहीं सही लिख रहा है। सो यू कैन राइट इन पॉइंट फॉर्म्स इफ द क्वेश्चन डिमांड्स सो, प्रोस कॉन्स पॉइंट। इफ देयर इज अ फिलोसॉफिकल टाइप क्वेश्चन एथिक्स में तो यू कैन राइट इन पैराग्राफ फॉर्म। इट डिपेंड्स ऑन यू, इट डजंट मैटर एज पर मी। We'll take questions for 5 more minutes only till 1:30, okay? Sorry? Paper wise? यार सबके डिसेंट ही थे वैसे। लाइक GS में 416 है तो मेरे पेपर 1 और 3 में काफ़ी अच्छे हैं। पेपर 1 में आई हैव गॉट 114, 114 और पेपर 3 में 111, बाकी में भी 90s में है। दैट बट यार लाइक मार्क्स का बहुत सर्टेनिटी से नहीं कह सकता, मतलब आई कैन नॉट से कि मेरे पेपर 1 में इतने मार्क्स आ जाते। इट्स जस्ट दैट कि अपना बेस्ट एफर्ट किया है, जितना पता है वही लिख कर आए हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत अलग से कुछ किया है। तो फाइनली देयर इज नो सच गोल्डन रूल। एक्चुअली वो ये मार्क्स से आप कुछ ज़्यादा सीख नहीं पाओगे।
Mark sheet is available online. I've posted it on my blog. You can check that out. So bit personal question is like, did you have any godfather or friends who have already cleared? Because to like keep you hope, because right now I am people surrounding me are mostly like 5 attempt fails, 4 attempt fails, so I'm feeling demotivated. So where you are having some successful friends who could guide you, a godfather who can tell you that yes, these are things to be cleared, or how is it? Like, did you have somebody who cleared UPSC? फर्स्ट ऑफ ऑल ज़्यादा पर्सनल नहीं है. लास्ट टाइम एक और मेरा ऐसा सेशन हुआ था, उसमें मुंदे ने बोला सर एक पर्सनल क्वेश्चन है, ऐसे और पूछो कि सर आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है. तो इतना भी पर्सनल नहीं है, ठीक है. कमिंग टू गॉड फादर, द थिंग इज़ यार, ऐसा कोई गॉड फादर नहीं होता कि जो आपको पूरी तरह से आपके लिए लग जाए. वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके बहुत अच्छे बेस्टीज हो सकते हैं. तो ऐसा कोई नहीं था जो सिलेक्ट हो गया जो मेरे लिए पूरी तरह से लग जाए. बट हाँ, देयर आर पीपल हु हेल्प. जो लोग सिलेक्ट होते हैं वो इतने हम्बल होते हैं कि वो हेल्प कर देंगे आपकी. सो मैं उनसे पूछता था, वो बता देते थे. देयर वाज एन IPS ऑफिसर जो लास्ट, तो वो मेरे ऐसे के पेपर चेक करे उन्होंने 2-3 बार. सो इट डिपेंड्स कि ऐसा नहीं है आपके लिए कोई लग जाएगा. यू विल हैव टू सीक हेल्प फ्रॉम देम, दे वोंट हेल्प यू डायरेक्टली. इतने लोग हैं किसको हेल्प कर सकते हैं. सो मोटिवेशन के लिए हाँ, आई यूज टू टॉपर स्टॉक वगैरह बहुत फ़ायदा करती है. सी आई बिलीव देयर आर सम नुक्स होते हैं नंबर लाने के लिए. ऐसा मेरे को लगता है कि यार कंटेंट सबकी बहुत अच्छी होती है, बट एक स्ट्रैटेजी होती है थोड़ी सी. तो वो स्ट्रैटेजी में उन लोगों से पूछ रहा था. बाकी यार ऐसा कोई गॉड फादर नहीं था. Same, I knew quite a people from IIT who had cleared, but ऐसे कोई आपके लिए properly लग नहीं जाता है. And besides that, if you don't have anybody, there are a number of blogs available of toppers. For example, Gaurav Agarwal had also put up last year. So you can refer to that. Let him become your godfather, right? So you have to like, even their answer scripts are available. So you can just check out those answer scripts and see, compare yours. That will be good. हाँ, इट्स द सेम विद मी. लाइक द फर्स्ट टाइम आई गॉट द रैंक 490, तो उससे पहले मैंने कभी किसी IAS से बात भी नहीं की हुई थी. आई हैड नेवर टॉक टू एन IAS इवन. तो इट्स मोर ऑफ लाइक, लेकिन जब तुम उनके ब्लॉग्स पढ़ते हो तो यू गेट टू लर्न अ लॉट. तो इट वाज मोर ऑफ लाइक कि मैं हाँ सीख रहा हूँ उनसे. लाइक आई एम एक्चुअली टॉकिंग टू हिम, बट सो इट वर्क्स दैट वे. यार वही है कि जितना डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है उसको तुम मिनिमम वर्ड्स में एक्सप्रेस कर सको उतना ही बेटर है. इतना भी नहीं कि तुम आधे पेज में ख़त्म कर दो, बट एटलीस्ट मतलब मेंटेन 1.5 पेजेस इज़ डिसेंट. अगर तुम 1.5 में ख़त्म कर सकते हो तो दैट्स गुड इनफ. हाँ, यू डोंट नीड टू राइट एक्स्ट्रा एट ऑल. बिल्कुल टू द पॉइंट रखो जितना ज़रूरी है. आई थिंक वील टेक वन मोर क्वेश्चन एंड देन वील रैप अप द सेशन. यार मैं तो पूरे प्रिपरेशन के टाइम पर लास्ट क्वेश्चन हाँ, this is the last question. I had one more. नहीं क्वेश्चंस के लिए कुछ अपने एक्सपीरियंस आपने किया था बहुत से प्रैक्टिस कर करके, तो क्या कुछ एक्सपीरियंसेस बता सकते हैं क्या कि मैक्सिमम स्कोर करने के लिए पीटी के लिए क्या कुछ टेक्निक्स हो सकती हैं क्या? जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने बोला कि 10 मार्क फिक्स करने के लिए टूल्स एंड टेक्निक्स कुछ हैं, तो पीटी में मैक्सिमम स्कोर करने के लिए, अधिक से क्वेश्चन करने के लिए क्या ऐसे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं? प्लीज़ से सर. यार यार एज सच तो यार कोई ऐसी टिप्स नहीं होती कि मैं बता दूं और फिर है ना. द ओनली थिंग जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इट इज़ जस्ट कि यू हैव टू इट इज़ जस्ट दैट यू हैव टू एनालाइज योर ओन मिस्टेक्स एंड उसको तुम कैसे और स्कोर कर सकते हो. तो गिव मेनी पेपर्स और उसको एनालिसिस में अच्छा टाइम दो, 2-3 घंटे दो आराम से कि अच्छा मैं ये वाली चीज़ें मेरी बहुत वीक है, उसको इंप्रूव करो. और कोई टिप्स नहीं, देयर आर सम नॉर्मल टिप्स. आपको रोमन सैनी सर की वीडियोज़ है शायद, चीट कोड्स टू क्रैक MCQs, वो देख लो इफ यू वांट टिप्स. दैट इज एट मैक्स. उन्होंने शायद 10 बार चीज़ें बताई है कि यू शुड अवॉइड द एक्सट्रीम ऑप्शंस. कई ऑप्शन एकदम एक्सट्रीम होते हैं, वो अवॉइड कर सकते हो. बट अदर देन दैट बिलीव में ऐसी कोई ट्रिक नहीं है, और होगी भी तो फिर UPSC वाले वीडियो देख के चेंज कर देंगे पेपर, है ना. तो कोई ट्रिक नहीं है ऐसी. Okay guys, I think we should wrap up the session now. Best of luck to all of you and I hope you do well.